हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक्सरसाइज सॉल्यूशन में आप सबका स्वागत है। देखिए पहला एग्जांपल। द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। कितना ईएमएफ है? 12 वोल्ट। ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम। 0.4 ohm. What is the maximum current that can be drawn from the battery? कितना करंट मैक्सिमम हम ड्रॉ कर सकते हैं? So I max is equals to epsilon upon R. एप्सिलॉन कितना है? 12 अपॉन 0.4। समझ में आया? ओके, कैलकुलेशन करने का काम आपका है, मैं सिर्फ आपको वे दिखाऊंगा। A battery of EMF 10 वोल्ट। कितना ईएमएफ है? 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 एम्पियर, करंट कितना है सर्किट में? 0.5 एम्पियर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर? ठीक है, देखिए एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ओके, और उसको ऐसे कनेक्ट किया गया है। ये रेजिस्टर आर है और ये आर है। ठीक है, समझ में आया आपको कुछ? ओके, और ये है ईएमएफ। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर? हमें ये रेजिस्टेंस फाइंड करना है। करंट कैसे जा रहा है? ऐसे। बच्चों, जब भी ऐसे करंट जा रहा हो ना, या ऐसी सिंपल सर्किट हो, तो उसमें करंट का फॉर्मूला सिंपली आपको क्या लगाना होगा? एप्सिलॉन अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, और ये टोटल रेजिस्टेंस आपके पास आई है 0.5 एम्पियर। ठीक है, आपके पास एप्सिलॉन कितना है? 10 वोल्ट। स्मॉल आर 3 ओम है और कैपिटल आर आपको फाइंड करना है। तो क्या ये फॉर्मूला रिप्लेस करके आप इजीली फाइंड कर सकते हो? हाँ, इजीली फाइंड कर पाओगे। ठीक है, और अगर आप सारी वैल्यू रिप्लेस करोगे तो मैं बोल देता हूँ आर की वैल्यू आएगी 17 ओम। ठीक है, और दूसरा क्या दिया है? व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड? तो देखिए टर्मिनल वोल्टेज में क्या होगा, यहाँ पर ये सेल से करंट बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सेल इज डिस्चार्जिंग। सेल इज डिस्चार्जिंग। बच्चों, एक बात मैं आपको बोलूं, ऐसा सेल दिया है और सेल से करंट बाहर जा रहा हो ना, मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल से, तो इसका मतलब है डिस्चार्जिंग। ठीक है, और पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर अगर करंट आ रहा हो तो इसका मतलब ये है कि ये सेल चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तो टर्मिनल वोल्टेज का बच्चों हमने फॉर्मूला पढ़ा था एप्सिलॉन माइनस आई आर। और ये बच्चा आपके पास एप्सिलॉन, आई और आर तीनों है कि नहीं? यहाँ पर मैंने लिखा है, सो इजीली यू कैन कैलकुलेट। और अगर ये सारी वैल्यू आप रिप्लेस करते हो तो आपको V कितना मिलेगा? 8.5। ठीक है बच्चों, हर बार मैं कैलकुलेट करके देता था पूरा, लेकिन इस बार मैंने डिसाइड किया है कि कैलकुलेशन का पार्ट आपका। ठीक है, मैं सिर्फ आपको वे दिखाऊंगा। क्या दिया है देखिए, 3 resistors 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are combined in a series. What is the total resistance of the combination? So I will say R1 equals to 1 ohm, R2 equals to 2 ohm, R3 is equals to 3 ohm. Okay, and then after what is given, that these three resistor, suppose this point is a and this point is a b, these three resistors R1, R2 and R3 are in series combination. So simply R equivalent is equals to R1 plus R2 plus R3. Okay, so what answer you will get? 1 plus 2 plus 3, 3 plus 2, 5, 6 ohm. 6 ohm. Okay, if the combination is connected to battery of EMF 12 volt. Okay, so let's connect with a battery and a negligible internal resistance, means we will not consider internal resistance of the battery. Obtain the potential drop across each resistor. So as we have learned, V1 is equals to 12 into R1 upon R1 plus R2 plus R3. So what will be V2? That will be 12
into R1 no, not R1, R2 upon R equivalent. And in the same sense, what will be V3? V3 will be is equals to 12 into R3 upon R equivalent. Okay. See, I can say like that, what is current flowing? It is I. So what is voltage drop here? IR1. What is voltage drop here? IR2. And what is voltage drop here? IR3. Now what is current I? I is equal to voltage upon total resistance. So this is a voltage and this is total resistance. So it becomes IR3, right? Okay. So in this way easily you can find out this. Now next. Three resistors 2 ohm, 4 ohm and 5 ohm. R1 is equals to 2 ohm. R2 is equals to 4 ohm and R3 is equals to 5 ohm are combined in parallel. What is the total resistance of this combination? So connect them. Okay, sorry. Connect them in parallel combination. Okay. Suppose this point is A and this point is the B. This is R1, this is R2 and this is R3. So what is the formula? I will give formula. Okay, और मैथमेटिकल पार्ट तो आपको इजीली सॉल्व करना आता ही होगा, ऐसा मान के चलते हैं. 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. It's very simple, right? Now what is given second? This is A. If the combination is connected to a battery of EMF 20 volt, okay, see, it is connected to battery of EMF 20 volt and negligible internal resistance. Determine current through each resistor. Now, what is formula for current? I is equals to V upon R, right? Now, and these three resistors are in parallel. So, let me say that across each resistor, voltage across each resistor will be same. Why? Because they are connected in the parallel combination. Okay, so what I will say, V1 equals to V2 equals to V3 equals to V and it is equals to 20 volt. Okay, now how to find out the current? As I have written, I is equals to V upon R. So if you want to find out I1, so I1 is equals to V upon R1. And you know the V, okay, how much is the V? Let me give you 20 volt. So 20 upon 2. In the same sense, is you can find out I2. What is I2? I2 is V upon R2. Okay, and what is I3? I3 is equals to V upon I3. Okay, and if you want to find out total current, I total. So I total will be is equals to I1 plus I2 plus I3. See, here current is flowing. So here some current will go, that is the I1. Here some current will go, that is the I2. And here some current will go, that is the I3. Okay. At room temperature 27 degrees Celsius, the resistance of heating element is 100 ohm. So resistance at how much temperature? 27 degrees Celsius. How much it is? 100 ohm. What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm? Means resistance at certain temperature T is 117 ohm. So what is asked? What is the T? Given that the temperature coefficient of material of the resistor is, okay, so alpha is given. Alpha is equals to 1.7 into 10 raised to minus 4. Please consider it as a 10 raised to minus 4, okay, per degree Celsius. Sometimes it is asked what is the unit of alpha. So it can be per degree Celsius or it can be per degree Kelvin. Fine. So which formula we will use? RT equals to RT0 1 plus alpha T minus T0. Okay. Here T0 is equals to 27 degree Celsius.
Okay, therefore RT, and what is RT? 117. So I will write 117 is equals to RT0. Now T0 is what? 27. So I have replaced 27 here. So what answer you will get here? 100 into 1 plus alpha. Alpha is 1.7 into 10 raised to minus 4. And T that we don't know. And what is T0? 27. Okay, so if you solve this, you will get the answer. See what you have to do, you have to just divide first of all 100. So what you will get? 1.17. Okay, is equals to 1 plus 1.7 into 10 raised to minus 4 into t minus 27. Okay, and then after subtract 1, so what you will get? 0.17 is equals to 1.7 into 10 raised to minus 4. Okay, this question I am solving, but if some other question is asked like this, okay, that you have to solve. So now t minus 27, so what you have to do? See, 0.17 upon 1.7 into 10 raised to minus 4 is equals to t minus 27. Therefore, see, 0.17, what you can say? 1.7 into 10 raised to minus 1. Okay, and what is this? 1.7 into 10 raised to minus 4. So it is the t minus 27. And now here 1.7 get cancelled. So you will get answer 1000 is equals to t minus 27, and t is equals to 1027 degree Celsius. Okay, this is very important example. You have to prepare examples like this. Now, next, a negligibly small current is passed through the wire of length 15 meter. What is the length of the wire? 15 meter. And uniform cross section is also given. Area. Okay, how much it is? 6 into 10 raised to minus 7 meter square. So what is given here? The length is given as well as the cross sectional area is also given. And its resistance is measured to be 5 ohm. So we will write R is equals to 5 ohm. What is asked? What is the resistivity of material at temperature of the experiment? We have to calculate rho. So guys, what formula we know? R is equals to rho L by A. So what is rho? Rho is equals to RA by L. It's very simple. So RA and L, these three things are given. Okay, so if you put the value, then you will get answer 2 into 10 raised to minus 7 ohm meter. Okay, it's very simple example. It can be asked in MCQ. Now again, the silver wire has a resistance of 2.1 ohm at 27.5 degrees Celsius. So R 27.5 is equals to 2.1. What does 27.5 indicate? Sorry, 27.5. I have written point here somewhere. Okay, so that is wrong here. Okay, means at a 27.5 degree Celsius temperature, what is the resistance? 2.1 ohm. Okay, and resistance 2.7 ohm at 100 degrees Celsius. So please write R 100 is equals to 2.7. Determine the temperature coefficient of resistivity of silver. Means what we have to find out? Alpha. Okay, so again R 100 is equals to R 27.5 1 plus alpha 100 minus 27.5. Got it? Here you have to replace the value of resistance. Means here you have to replace 2.7 and here you have to replace 2.1. 1 plus alpha and here 100 minus 27.5. So 80 minus 7, 73. So I think it is a 72.5. Okay, so you know everything here except alpha. So I think easily you can find out the alpha. And if you replace the value, then you will get alpha as 0.0039 per degree Celsius. Guys, you will say that here is the resistance and alpha will be temperature coefficient of the resistance. Okay, and here it is as temperature coefficient of resistivity. But
let me tell you that for resistance and for resistivity, alpha is the same. Okay. A heating element of nichrome connected to 230 volt supply. Okay. So what is the voltage of supply? 230 वोल्ट. ओके, ये क्या है? ये उसका सिंबल भी है और यूनिट भी है. ड्रॉज एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर. मतलब कि पहले करंट कितना आ रहा था? 3.2 एम्पियर. एंड विच सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकंड्स टू अ स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर. ऐसा क्यों होगा? हमने एक बार डिस्कस किया था बच्चों. करंट जैसे ही बहुत ज्यादा फ्लो होगा तो हीट जनरेट होगी. हीट जनरेट होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा. टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा. ठीक है. ऐसा हो तो एक बार रिवर्स करके फिर से सुन लीजिए, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस. मीन्स यहाँ पर टेम्परेचर कितना था? 27 डिग्री सेल्सियस. और यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा ये हमें फाइंड करना है. और दूसरा हमें दिया भी क्या है? अल्फा. व्हाट इज अल्फा? 1.7 into 10 raised to minus 4, okay, per degree Celsius. So what we will do? We will calculate first of all R1. R1 equals to 230 upon 3.2. Then after what we will calculate R2. R2 is equals to what? 2 point, sorry, R2 is equals to what? 230 upon 2.8. Actually, it is R27. And what is this? RT. So, RT equals to R27 1 plus alpha T minus 27. See, this formula used many times today. So RT. So you have to calculate only T. The rest you know. Okay. Students, this formula, sorry, this is the question which already we have discussed in the previous, sorry, not previous, the video previous, then the previous. ओके तो पहले हमने इसको डिस्कस कर लिया है. ये 4 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है. आप इसको 3-4 बार जरूर प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है. हम यहाँ पर इसको नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी एक बार कर लिया है. नेक्स्ट देखिए, इन मीटर ब्रिज आपको दिख रहा है. हाँ, ऐसा एग्जांपल भी हमने एक बार कर लिया था, फिर भी मैं आपको ऐसा थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ. द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए. मतलब कि L1 इज इक्वल्स टू कितना मिला? 39.5 सेंटीमीटर. When the resistor Y is of 12.5. मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, इसको हम X लेंगे और इसको Y लेंगे. ठीक है. तो Y कितना दिया है? Y is a 12.5 ohm. Determine the resistance of X. मतलब कि हमें क्या फाइंड करना है? X. ठीक है. ओके तो कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल है बच्चों. X upon Y is equals to L1 upon 100 minus L1. ठीक है. आपके पास L1 है? हाँ है. आपके पास y है? हाँ है, दिया हुआ है. देखिए, सो इजीली यू कैन फाइंड आउट x. बच्चों ये मेथड हमने बहुत पहले भी डिस्कस की थी विस्टन ब्रिज में, तो यहाँ पर मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ज्यादा टाइम चला जाएगा. हमें पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है आज. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है? वाई आर कनेक्शन बिटवीन रेजिस्टर इन द विस्टन ब्रिज और अ मीटर ब्रिज मेड ऑफ द थिक कॉपर स्ट्रिप. क्योंकि हमें रेजिस्टेंस कम करना है. टू डिक्रीज रेजिस्टेंस या तो टू डिक्रीज वोल्टेज ड्रॉप. जितना हम वोल्टेज ड्रॉप कम करेंगे उतना ही एक्यूरेसी हमें ज्यादा मिलेगी. ठीक है बच्चों. तो ये तो पार्ट हो गया ए. अब बी. डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द लेंथ, सॉरी बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबव इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज. एक्स एंड वाई इंटरचेंज किया गया. कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक्स लाया गया और यहाँ पर वाई. सोचो इसके लिए लेंथ है L1 डैश, तो हम यहाँ लिखेंगे y अपॉन x इज इक्वल्स टू
L1 डैश अपॉन 100 माइनस L1 डैश। बच्चों यहां से आपने x कैलकुलेट कर लिया है, कहने का मतलब हमारे पास y और x दोनों है, तो हम L1 डैश इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तीसरा क्या है, व्हाट हैपन्स इफ द गैल्वेनोमीटर, देखिए ये गैल्वेनोमीटर है, एंड सेल आर इंटरचेंज दैट बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट। कहने का मतलब क्या है कि गैल्वेनोमीटर को यहां पे रखा गया और यहां पर सेल को रखा गया, ठीक है, तो क्या गैल्वेनोमीटर कोई रीडिंग शो करेगा? नहीं करेगा बच्चों, क्यों? क्योंकि बैलेंस पॉइंट है, तो बैलेंस पॉइंट में करंट तो आता है नहीं। तो यहाँ पर मतलब कि ये जो पॉइंट डी है और ये पॉइंट बी है, वहां पर पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, सो करंट विल नॉट फ्लो, पोटेंशियल डिफरेंस इज अ जीरो, दैट्स व्हाई वुड गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट? नो। ओके, इट विल नॉट शो एनी करंट, इट विल नॉट शो एनी करंट, वो कोई करंट नहीं दिखाएगा, ठीक है। आपको एक मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट आएगा प्रैक्टिकल में, ठीक है। अ स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट, अच्छा इसका ईएमएफ कितना है? 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओ सॉरी, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 0.5 इज बीइंग चार्ज बाय 120 वोल्ट डीसी सप्लाई। बच्चों चार्ज किया गया है उसको using a series resistor of 15.5 ohm. What is the terminal voltage of battery during charging? बच्चों पहले मैं आपको इस सर्किट ये दिखा दूं अच्छी तरीके से ताकि आपको समझ में आए। ये है बैटरी, ठीक है, जिसका वोल्ट कितना है? 8 वोल्ट, और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 0.5 ओम। अब इसको बड़ी वाली बैटरी से चार्ज किया जा रहा है, ठीक है, और करंट को कंट्रोल करने के लिए, मतलब कि ज़्यादा करंट ना फ्लो हो जाए, इसके लिए हमने रेजिस्टर लगाया है बाहर से, और इस बैटरी का वोल्टेज है कितना? 120 वोल्ट, ठीक है। समझ में आया आपको अच्छी तरीके से? हाँ, तो अब क्या करें, देखिए यहाँ ये 120 वोल्ट है, इसीलिए यहाँ से करंट फ्लो होगा आई, मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर जा रहा है करंट आई। मैंने बोला था ना थोड़ी देर पहले, चार्जिंग में ऐसा होता है, तो ऐसा होगा, ठीक है। अभी क्या हो रहा है देखिए, हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन प्लस आई आर। ड्यूरिंग चार्जिंग हमने बोला था, जब डिस्चार्ज होता है तब एप्सिलॉन माइनस आई आर होता है। अभी तो एनर्जी मिल रही है कितनी? आई आर, आई आर हर बार ऐसी मिल रही है, तो मतलब कि वोल्टेज बढ़ेगा। अभी हमारे पास एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन कितना है? 8 प्लस, अच्छा हमारे पास आई नहीं है, अभी आर है, आर है हमारे पास कितना? 0.5 और वी। तो सबसे पहले आई को कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए बच्चों, ये 120 वोल्ट और ये 8 वोल्ट दोनों एक दूसरे के अपोजिंग में है। अच्छा, अगर ऐसा भी नहीं करना है तो मैं एक पॉइंट ले लेता हूं ए, शुरू करते हैं वी ए से, हम जाएंगे ए से, ठीक है, तो वी ए से फिर 8 वोल्ट गए तो -8, 8 वोल्ट नहीं आएगा 8, ठीक है, क्योंकि सेकंड टर्मिनल नेगेटिव। मैं केवीएल लगा रहा हूं, -0.5 आई, ठीक है, -आई आर, ठीक है, प्लस 120 वोल्ट। प्लस क्यों? क्योंकि हम जब इधर जाएंगे तो सेकंड टर्मिनल तो पॉजिटिव आएगा, इज इक्वल्स टू वी ए। देखो बच्चों यहाँ पर वी ए कट हो गया, ओके, एंड व्हाट इज द आंसर? देखिए यहाँ पर -8 है और यहाँ पर 120 है, 120 वोल्ट नहीं लिखूंगा वरना आप बोलोगे सर ये वी भी अननोन लग रहा है, तो 120 -8 तो कितना होगा? 115, सॉरी 112, 112, ठीक है, इज इक्वल्स टू आई कॉमन निकाल देता हूं 0.5 प्लस आर, अभी आर कितना है? 15.5,
112 इज इक्वल्स टू आई 0.5 प्लस 15.5, इसको सॉल्व करो तो ये 16 हो जाएगा, 16 7 जा, सो व्हाट वी गॉट आई इक्वल टू 7 एम्पियर। अभी आई इक्वल टू 7 एम्पियर मिल गया बच्चों, ठीक। और यहाँ पर देखिए हमारे पास आई नहीं था, 7 एम्पियर यहाँ पर रखते हैं, 8 प्लस 7 इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा 3.5, ओके। और 3.5 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 3.5, तो ये हो जाएगा 11.5 वोल्ट। कितना हो जाएगा बच्चों, 11.5 वोल्ट। समझ में आ रहा है ना आपको? आपको अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा कि चार्जिंग हो रहा है या डिस्चार्जिंग। यहाँ पर डिस्चार्जिंग नहीं हो रहा था, चार्जिंग हो रहा था। इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट, पोटेंशियोमीटर को याद कीजिए, ठीक है। सेल ऑफ ईएमएफ 1.25 वोल्ट, ठीक है। ईएमएफ कितना है पहले सेल का, 1.25 वोल्ट, gives a balanced length of 35 centimeter L1. Okay, if the cell is replaced by another cell, the balance point shift to the 63 centimeter, मतलब कि another length जो मिली वो कितनी मिली, 63। What is the EMF of the second cell, मतलब कि एप्सिलॉन 2। तो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, ठीक है। इस फॉर्मूला को यूज कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं। द नंबर डेंसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इन एग्जांपल 3.1, बहुत पहले ये सॉल्व किया है। नंबर डेंसिटी कितनी है, नंबर डेंसिटी को स्मॉल n से लिखा जाता है 10⁻28। नंबर डेंसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मतलब कि टोटल अगर लेंगे तो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम लेना पड़ेगा। क्या दिखा है, हाउ लॉन्ग डज द इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर ऑफ अ 3 मीटर लॉन्ग। अच्छा, एक वायर लेते हैं जिसकी लेंथ कितनी है, 3 मीटर, ठीक है। एल एल में लिख देता हूं, कितना, 3 मीटर, ओके। लॉन्ग टू इट्स अदर एंड, मतलब कि उसको यहां से जाना है स्टार्ट और यहां पर एंड करना है, तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा उसको, 3 मीटर। तो 3 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ऐसा पूछा है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड इट इज कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, करंट भी दिया हुआ है कितना, 3 एम्पियर। तो कैसे करें, सबसे पहले तो यहां से हम वीडी सोल्व करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कैसे, तो हमारे पास फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू NA/VD, ठीक है। तो उसमें VD इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, I अपॉन NAE, ठीक है। वैल्यू रिप्लेस करने का काम आपका है। अभी VD का एक और फॉर्मूला है, सोचो कि ये लेंथ है L और टाइम लगा T, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझ में आ रहा है ना? इसको अब अगर यहाँ पर अगर वैल्यू रिप्लेस नहीं करते हो और सीधे इसको देखते हो तो T इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, L इंटू N इंटू A इंटू E अपॉन I, so you have everything LNAE अपॉन I, डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया। ओके, वैल्यू रिप्लेस करो और टाइम फाइंड करो। 3.14, द अर्थ सरफेस हैज अ नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी। कितनी नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है बच्चों, 10⁻⁹ कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, इतना चार्ज है। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 400 किलो वोल्ट, बच्चों 400 किलो वोल्ट, बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है, बिटवीन द टॉप ऑफ द एटमोस्फियर, ठीक है। ये अगर हमारी अर्थ है तो एटमोस्फियर यहां तक है, तो इन दोनों के बीच में इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। ओके, ड्यू टू लो कंडक्टिव एटमोस्फियर एंड सरफेस रिजल्ट्स इन अ करंट, तो यहाँ करंट फ्लो होता है,
कितना 1800 एम्पियर। बच्चों मैं आपको बोलूं, 1 एम्पियर भी आपकी बॉडी से चला जाए ना तो फिर दूसरी बार नहीं जा सकता, क्योंकि दूसरी बार आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? आप समझ रहे हो एक बार में ही आप खत्म हो जाओगे, इतना करंट जा रहा है 1800 एम्पियर। आप बोलोगे सर हमें फील क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये कंडक्टिविटी मतलब कि एटमॉस्फेयर है और जो स्टॉर्म्स है वो सब बैलेंस करते हैं, इसलिए इफ, और हमने देखा भी था बच्चों ये प्रीवियस चैप्टर में कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है हम जैसे अर्थ को टच करते हैं तो। ओके, इसीलिए करंट फ्लो नहीं हो पाता हमारी बॉडी से। इफ देयर वर नो मैकेनिज्म ऑफ सस्टेनिंग एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ मच टाइम रफली वुड बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द अर्थ सरफेस। मतलब कि अगर देखिए ये क्या है कि न्यूट्रलाइज नहीं हो सकती, क्यों? देखिए ये इंफॉर्मेशन है, दिस नेवर हैपन्स इन प्रैक्टिस because there is a mechanism to replenish electric charge, namely the continual thunderstorm and lightning in the different parts of the globe. आपने देखा होगा ओशियन में थंडरस्टॉर्म होते रहते, ऐसा नहीं कि मॉनसून सीजन में हो गए, हर बार होते रहते हैं। सो व्हाट दे डू, they continuously charging the earth surface and radius of the earth surface is also given. What is the given? 6.37 into 10 raised to 6 मीटर। मुझे तो इतना याद था 6400 किलोमीटर। तो हमें नियरली कितना टाइम लगेगा वो फाइंड करना है। तो बच्चों मैं I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, तो Q इज इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन टी ऐसा बोल सकते हैं। तो T इज इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन आई। अभी आपके पास सिग्मा है, हाँ है, एक 4 पाई r स्क्वायर, देखो रेडियस भी दी है और करंट, हाँ। तो टाइम आप इजीली फाइंड कर सकते हो। फाइंड करने का काम किसका? आपका। रास्ता दिखाने का काम मेरा। ओके, क्या है देखिए, 6 लीड एसिड टाइप सेकेंडरी सेल, each of EMF 2 volt. How many cell? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And what is their EMF? 2 volt. It has a 2 volt. ठीक है। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.015। ओह, मैं इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉ करना भूल गया, यहाँ पर एक साथ सबका ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 0.015 आर ज्वाइंड इन अ सीरीज टू प्रोवाइड अ सप्लाई टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 8.5 ओम। एक और रेजिस्टेंस है, कितना? 8.5। वो नहीं, वो 3 इडियट्स में ऐसा ज्वाइन करते हैं बैटरी, ऐसा ज्वाइन किया है। और ये समझ लो कि वो बेड है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोवाइड करनी है, ये 8.5 ओम का। व्हाट आर द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई एंड इट्स टर्मिनल वोल्टेज। कितना करंट ड्रॉ किया जाएगा? ओके, बहुत सिंपल है। चलो बच्चों इसके इक्विवेलेंट अगर हम सर्किट ड्रॉ करें तो ये हो गया 12 वोल्ट। ठीक है, ये 15 6 90। ठीक है, तो 0.015 इंटू 6 करेंगे तो 0.09 मिलेगा। ठीक, और ये है 8.5 ओम। बच्चों ये है स्मॉल आर, ये है कैपिटल आर। हमें देखो करंट कैसे फ्लो होगा, इट्स वेरी सिंपल। करंट विल फ्लो लाइक दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर। एप्सिलॉन कितना है? 12 अपॉन आर प्लस आर, मतलब 8.5 प्लस 0.09। अगर आप 8.5 करोगे तो भी आपको नियरेस्ट आंसर मिल सकता है। टर्मिनल वोल्टेज क्या आएगा? सेल इज अ डिस्चार्जिंग। बच्चों ये ए पार्ट है, ठीक है। सेल क्या हो रहा है? डिस्चार्जिंग। यहां पर मैं बोल देता हूं, सेल्स आर डिस्चार्जिंग। सेल का डिस्चार्जिंग हो रहा है, जिसकी वजह से हम बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज होगा एप्सिलॉन माइनस आई आर। तो एप्सिलॉन कितना रखोगे आप? एप्सिलॉन रखोगे 12 माइनस आई, आई आपको जो यहाँ से मिलेगा पहले में से वो, और आर रखोगे 0.09। सो इजीली यू कैन गेट द आंसर। ओके, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो सेकेंडरी सेल आफ्टर लॉन्ग यूज
ठीक है, ये ए पार्ट हो गया। सेकेंडरी सेल आफ्टर लॉन्ग यूज हैव अ ईएमएफ ऑफ 1.9 वोल्ट। अच्छा, बहुत यूज किया जिसकी वजह से ईएमएफ कम हो गया है, कितना है 1.9 वोल्ट, एंड अ लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 380, बहुत ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल। बच्चों ऐसा जब दिया हो मैक्सिमम करंट, तो पहला एग्जांपल हमने सॉल्व किया था उसमें ही 1.9 अपॉन 380, सीधा ऐसा कर दो 1.9 अपॉन 380, तो ये हो गया 0.005 एम्पियर, या तो 5 मिली एम्पियर बोल सकते हैं। बहुत कम करंट आएगा, ठीक है। रिमोट में आपको पता होगा ना, बहुत ज़्यादा हो गया यूज, ठीक है, 1 या 2 महीने हो गए, फिर आप ऐसा बोलोगे कि हाँ रिमोट चल रही रहा, सेल शायद खत्म हो चुके होंगे। कहने का मतलब क्या है कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा, ठीक है। वो क्यों होगा, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में। व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल, कितना करंट, तो ऐसा मैंने बोला यहाँ पर 5 मिली एम्पियर मैक्सिमम ड्रॉ कर सकते हैं। कुड द सेल ड्राइव स्टार्टिंग मोटर ऑफ द कार, आपको क्या लगता है, नो। क्यों, क्योंकि उसको इतने एम्पियर से नहीं चलता। कार रिक्वायर्स हाई करंट, वेरी हाई करंट, कार रिक्वायर्स वेरी हाई करंट, ठीक है, टू स्टार्ट। कार रिक्वायर्स वेरी हाई करंट टू स्टार्ट, ठीक है, उसे बहुत ज्यादा करंट चाहिए स्टार्ट होने के लिए, और ये तो 5 मिली एम्पियर ही आ रहा है इसलिए, ठीक है, समझ में आया। हाँ, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, 2 वायर है, उनकी लेंथ कैसी है, इक्वल, वन ऑफ एल्यूमिनियम एंड अदर ऑफ अ कॉपर। तो लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम वायर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ कॉपर वायर, हैव सेम रेजिस्टेंस, मतलब कि रेजिस्टेंस ऑफ, अच्छा मैं एल लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू आर। Which of these two wire is a lighter, मतलब किसका मास कम होगा, and hence explain why aluminium wires are preferred for overhead power cable, ठीक है। तो अभी देखिए हमारे पास रो भी है, रो एल्यूमिनियम हमें दिया गया है कितना, 2.63 इंटू 10⁻⁸ ओहम मीटर, ठीक है। फिर रो ऑफ कॉपर भी दिया गया है। बच्चों रो का मतलब क्या होता है, आप अच्छी तरीके से रेजिस्टिविटी मानना, डेंसिटी नहीं, इसीलिए तो मैंने यूनिट लिखा है, ठीक है। और डेंसिटी में यहाँ लिखता हूँ कि डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम 2.7 रिलेटिव डेंसिटी है, और डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.9। अच्छा, कैसे करें कि कौन सा लाइटर होगा, हमें मास पता करना होगा। तो दोनों का रेजिस्टेंस सेम है ना, रेजिस्टेंस इज इक्वल। अभी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रो एल बाई ए, तो यहाँ पर भी रो एल बाई ए, इसको ले लेता हूँ एल्यूमिनियम और इसको ले लेता हूँ कॉपर, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का ए, कॉपर का सी, एल्यूमिनियम का ए, कॉपर का सी, ठीक। अच्छा देखो बच्चों, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ होता है, तो लेंथ इज इक्वल्स टू क्या होगा, लेंथ इज इक्वल्स टू, सॉरी लेंथ इज इक्वल्स टू तो नहीं, एरिया इज इक्वल टू करते हैं, एरिया इज इक्वल्स टू, अच्छा दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या सेम है, नहीं है, तो मतलब कि हमें क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में नहीं पता है, तो एरिया इक्वल टू करते हैं, तो हमें मिल जाएगा वॉल्यूम अपॉन लेंथ, मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ, देखिए रो ए इंटू एल, और यहाँ पर मैं क्या रिप्लेस करता हूँ, वॉल्यूम अपॉन लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर रो सी, सॉरी रो सी,
और वॉल्यूम ऑफ कॉपर, और यहाँ पर भी लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, मैंने आपको बोला ना। अच्छा, तो एल स्क्वायर कट। अभी डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी होगा। ठीक है, तो ये है रेजिस्टिविटी और ये वॉल्यूम है, तो यहाँ पर मास अपॉन डेंसिटी लिखूं, तो मास ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, तो डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम ऊपर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अभी ये रोसी तो मैंने लिख दिया। अभी मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ कॉपर, समझ में आ रहा है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है कि कौन लाइटर होगा। अभी मास ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन मास ऑफ कॉपर ऐसा करें तो क्या मिलेगा, रो ए डी ए अपॉन रो सी डी सी, रो ए डी ए अपॉन रो सी डी सी। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, ठीक है, रो ए क्या रखना है आपको, 2.63 इंटू 10⁻⁻8। डेंसिटी क्या रखनी है, 2.7। रोसी क्या रखना है, 1.72 इंटू 10⁻⁻8 और डीसी क्या रखना है, 8.9। ठीक है, तो अगर ये सॉल्व करते हैं तो ये आंसर हमें <1 मिलता है। तो इसका मतलब क्या है, मास ऑफ एल्यूमिनियम इज < मास ऑफ कॉपर। तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर एल्यूमिनियम वायर इज लाइटर। एल्यूमिनियम वायर कैसा है, लाइटर। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो इस तरह अगर हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन लाइटर है और कौन हैवियर है। और बहुत सिंपल है, क्योंकि एल्यूमिनियम लाइटर है, इतना हैवी नहीं है, इसीलिए उसको केबल में यूज किया जाता है। ठीक, अच्छा, व्हाट कंक्लूजन can you draw from the following observations on the resistor made of alloy manganese? क्या कर सकते हैं, देखिए आप 3.94 अपॉन 0.2 कीजिए। ठीक है, रैंडमली मैं लेता हूं, 19.7 अपॉन 1 कीजिए, 1185 अपॉन 6 कीजिए, 158 अपॉन 8 कीजिए। I think you will get same answer। और ये क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अब बोलोगे सर टेम्परेचर, इट इज कौन, रेजिस्टिविटी या तो रेजिस्टेंस। आप बोलोगे सर इसमें ये टेम्परेचर कहाँ से आ गया, टेम्परेचर तो हमने डिस्कस ही नहीं किया था। तो बच्चों, जैसे ही करंट बढ़ता है, ठीक है, तो हीट लॉस बढ़ता है, हीट लॉस बढ़ता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं हुआ। ठीक, इसीलिए ऐसा बोल सकते हैं। एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छी तरीके से किया गया है, ऐसा वायर ही यूज होना चाहिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मैं यहां पर बोलूंगा। ठीक है, A steady current flows in a metallic conductor of a non-uniform cross section। कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ऐसा ले लो ना। Which of this quantity is constant along conductor? स्टेडी करंट है कि नहीं, तो इसका मतलब करंट करंट कांस्टेंट रहेगा। अभी J इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए है, ये ए के साथ वेरी करता है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, चेंज। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एरिया A1 है और एरिया बढ़ता जा रहा है।
ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो J इज इक्वल्स टू क्या था, सिग्मा ई, और E है वो J पे डिपेंड करता है और J है वो एरिया पे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, चेंज। फिर ड्रिफ्ट स्पीड, तो ड्रिफ्ट स्पीड Vd इज इक्वल्स टू I अपॉन NAE, तो वो भी एरिया पे डिपेंड करती है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, चेंज। सिर्फ क्या कांस्टेंट रहेगा, वो है करंट। Is Ohm's law universally applicable for all conducting elements? No. Give example of element which do not obey Ohm's law. बहुत सिंपल है बच्चों, सेमीकंडक्टर, इसका रेजिस्टेंस चेंज होता रहता है। अभी सी, a low voltage supply from which one need high current must have very low internal resistance. Why? बहुत सिंपल, I इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन आर, तो इसका मतलब I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जितना रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा उतना करंट ज्यादा हम ले सकते हैं। ओके, फिर D, ये था C, ठीक है। B तो मैंने वहीं डिस्कस कर लिया, अभी D डिस्कस। हाई टेंशन सप्लाई से 6 किलोवाट must have large internal resistance. Why? To control current. To control current. कहीं अगर शॉर्ट सर्किट हो गया और अगर लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं रखा तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। Alloys of metal usually have greater or less resistivity than their constituent। बच्चों ग्रेटर, इसीलिए तो एलॉय बनाते हैं, ठीक है। फिर alloy usually have dash temperature coefficient resistance than pure metal। प्योर मेटल से उसका रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट कैसा होता है, लोअर, इसीलिए तो इतना वेरी नहीं करता। रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैंगनीज इज नियरली इंडिपेंडेंट कि इंक्रीजेस रैपिडली। अच्छा, अभी तो हमने देखा कि कोई चेंज नहीं होता, इसका मतलब क्या है, नियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको, ओके। और फिर ये बच्चों 10⁻22 और ये है 10⁻3, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ टिपिकल इंसुलेटर एम्बर, बच्चों ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, याद रखना। एम्बर की रेजिस्टिविटी ग्रेटर देन दैट ऑफ मेटल बाय फैक्टर ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻22, बहुत ज्यादा होती है किसकी, एम्बर की रेजिस्टिविटी। अच्छा देखो, पहला है ए, गिवन एन रेजिस्टर, कितने रेजिस्टर है, एन रेजिस्टर, each of resistance R, how will you combine them to get maximum? तो इसका मैक्सिमम करने के लिए आंसर है सीरीज और मिनिमम करने के लिए आंसर है पैरेलल। अगर आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है, सीरीज में रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो आर मैक्स कितना होगा, आर प्लस आर अप टू आर और एन टाइम से, तो इसका मतलब होगा एन आर, ठीक है। और 1/r पैरेलल, तो ऐसा ही 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, ऐसा ऐसा एन टाइम चलता जाएगा, तो r पैरेलल आ जाएगा r अपॉन n, जो होगा r मिनिमम, ठीक। हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम, मैं यहां लिखता हूं r मैक्स अपॉन r मिन, तो r मैक्स था एन आर और r मिन था r अपॉन एन, तो r कट गया और आंसर आया एन, ठीक, ओके। अभी चलते हैं बी की ओर। गिवन द रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओहम, 2 ओहम, 3 ओहम, हाउ विल यू कंबाइन देम टू गेट इक्विवेलेंट ऑफ 11/3, 11/5, 6 एंड 6/11 ओहम। तो पहले ये 6 के लिए क्या करेंगे, तीनों को सीरीज में, 1 ओहम, ये हो गया 2 ओहम,
और ये हो गया 3 ओम। 3 + 2 5 + 1 6। ठीक है, अभी हम ट्राई करेंगे क्या कि एक को सीरीज में डालें और दो को पैरेलल इस तरह। ये है 1 ओम, ये 2 और 3, और ये है ए और बी। तो देखिए ये 2 और 3 का क्या होगा, तो 2 × 3/2 + 3, तो ये हो गया 6/5, और ये 1 उसके साथ ऐड हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 6/5 + 1, तो 5 + 6 तो 11/5 ओम। तो ये किसका आंसर हो गया बच्चों, 11/5 ओम सेकंड का। ठीक है, तो इस तरह आप ट्राई कीजिए, हमारे पास बहुत सारे फैसिलिटी अवेलेबल है। हम क्या कर सकते हैं, ये 2 और 3 को जैसे पैरेलल में किया, ठीक उसी तरह हम ऐसा कर सकते हैं कि 1 और 2 को पैरेलल में करें। ठीक है, 1 और 2 को अगर पैरेलल में करें और उसको किसके साथ जोड़ दें, 3 के साथ, ऐसा, ये 1 ये 2। ठीक है, तो पहले क्या होगा, 1 × 2/1 + 2 + 3, तो 2/3 + 3, तो 3 3 9 + 2, तो 11/3 ओह। समझ में आया ना। अच्छा, 11/3 ऑप्शन है क्या, मतलब कौन सा है, पहला। ठीक, अभी एक ही बचा 6/11। 6/11 अगर हमें करना है तो सबको पैरेलल में डाल दो। अच्छा, आप बोलोगे सर ऐसा कैसे पता चलेगा, तो बच्चों 6/11 का मतलब है 1 से भी छोटा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आंसर क्या होता है, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये हो गया 3। ठीक है, आप सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अच्छा अभी चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। पहले यह करते हैं बी। बी में सारे सीरीज में है बच्चों, देखिए, तो आर 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 1 2 3 4 5, तो पहले का जो दूसरे का है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5R। और यहाँ पर क्या है, तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में है, तो 1 और 1 का क्या हो गया, 2, और 2 और 2 का क्या हो गया, 4। समझ में आ रहा है, ओके। और 2 और 4 का अगर हम करें तो 2 × 4/2 + 4, तो 8/6, यानी कि 2/3। ऐसे कितने हैं, 1 2 3 4, तो इसका मतलब R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2 × 4/3, तो ये हो गया 8/3। ओके, बहुत सिंपल नेटवर्क दिया है बच्चों। ठीक है, आपको कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ट्राई करने होंगे तभी आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। अच्छा चलो, एक अच्छा एग्जांपल आया, determine current drawn from the 12-volt supply with internal resistance 0.5 ohm by infinite network। ये infinite तक जा रहा है, मतलब कि अगर आप यहाँ से इन दोनों पॉइंट से देखोगे तो भी आपको इनफाइनाइट लगेगा, इन दोनों पॉइंट से देखोगे तब भी आपको क्या लगेगा, इनफाइनाइट, इन दो पॉइंट से देखोगे तब भी आपको क्या लगेगा, इनफाइनाइट। तो आप बोलोगे इसका रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट होगा, नहीं, क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों इस एग्जांपल को सॉल्व करने से पहले मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कुछ इस तरह का एग्जांपल है, ऐसा मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, और ऐसा इन्फिनिटी तक चला जा रहा है, और ये रेजिस्टेंस है आर, ये है आर, ये है आर, सॉरी ये है आर, और ये है आर, और इन्फिनिटी तक गया, और ये पॉइंट है ए, और ये पॉइंट है बी। आपको बोला कि भैया आर ए बी फाइंड कीजिए, तो इसके फाइंड करने का एक तरीका है बच्चों,
यहाँ से अगर हम देखेंगे तो भी इनफाइनाइट लगता है, यहाँ से भी अगर हम देखेंगे तो भी इनफाइनाइट लगता है। तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट लिया मैंने ए और बी। अभी मैंने पहला ये आर ड्रॉ किया, अच्छी तरीके से देखना। फिर मैंने ये नीचे वाला आर ड्रॉ किया और फिर ये ड्रॉ किया। अभी बच्चों ऐसा जो यूनिट है ये हमने एक यूनिट ड्रॉ किया, ऐसा रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। तो यहां से अगर हमें आर इक्विवेलेंट कितना लगता है एक्स, तो यहां से अगर देखेंगे तो भी आर इक्विवेलेंट तो एक्स ही लगेगा ना, इन दो पॉइंट से देखेंगे तो ऐसा है कि हम ऐसा देखेंगे कि ये पूरा पीछे का नेटवर्क है जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है एक्स। आप बोलोगे सर यहाँ पर भी एक्स और यहाँ पर भी एक्स, हाँ क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट तक है इसीलिए, ठीक है। आप समुद्र को देख रहे हो इनफाइनाइट तक जा रहा है, आप एक स्टेप आगे जाओगे और फिर देखोगे तो क्या इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा, जाएगा ही जाएगा इस तरह, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, देखिए ये आर और ये एक्स ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, तो हम क्या लिखेंगे आर डैश इज इक्वल्स टू आर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्स। अब हमारे पास नेटवर्क कैसा है, कुछ इस तरह का, अच्छी तरीके से समझना है बच्चों। ये है आर, ये है आर डैश और ये है आर, और यहाँ पर आर इक्विवेलेंट जो भी कितना है एक्स, ठीक। ओके, अब देखिए आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आर प्लस आर डैश प्लस आर, तीनों सीरीज में है, हाँ। तो 2r प्लस आर डैश, आर इक्विवेलेंट कितना है x, सो x इज इक्वल्स टू 2r। अभी आर डैश कितना है आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, ठीक है। अभी मैं एलसीएम लेता हूं तो क्या मिलेगा, एक्स आर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर प्लस 2rx प्लस rx। आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। मैंने इस r प्लस एक्स को इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अभी ये मतलब कि आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो ये बताने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया। अब ये एक्स आर और आर एक्स दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है, माइनस 2rx माइनस 2r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। बच्चों इसको ऐसे देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आपको a इज इक्वल्स टू दिखेगा 1, b इज इक्वल्स टू दिखेगा -2r और c इज इक्वल्स टू दिखेगा -2r स्क्वायर, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अभी माइनस बी है तो क्या होगा इसका 2r प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब कि 4r स्क्वायर, समझ में आ रहा है, माइनस 4a कितना है 1 और c कितना है -2r स्क्वायर अपॉन 2a, a 1 है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 2। ओके चलो सॉल्व करें आगे। सो 2r प्लस और माइनस अंडर रूट 4r स्क्वायर और ये 4 टू जा 8r स्क्वायर, तो हो गया 12r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो एंड दिस इज द x, therefore x is equals to 2r प्लस और माइनस r स्क्वायर का अंडर रूट r और ये 12 है, ये 4 3 जा तो मतलब कि 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2। सो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, r को अगर हम कॉमन निकाल ले, ठीक है, ये यहाँ से 2 यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कट, तो 1 प्लस और माइनस रूट 3। अभी रूट 3 1.73 होता है, मतलब 1 से बड़ा, तो अगर 1 माइनस करेंगे तो रेजिस्टेंस नेगेटिव में चला जाएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता। Therefore x is equals to r
इंटू 1+√3। ठीक है, अभी r की वैल्यू यहाँ पर 1 दी है। इन दिस एग्जाम्पल r इज इक्वल्स टू 1 ओम, therefore x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1+√3 ओम। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, देखिए हमें फाइंड करना है करंट फ्रॉम द 12 वोल्ट सप्लाई। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, देखिए ये है 12 वोल्ट सप्लाई विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ 0.5। ओके, और ये पूरा इनफाइनाइट नेटवर्क जो है इसका रेजिस्टेंस है 1+√3, तो 1+1.73, तो 2.73 ओम। ठीक है, हमें करंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, करंट। तो यहाँ से हम I ले और यहाँ से भी I ले। सो I इज इक्वल्स टू 12/0.5 प्लस 2.73। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू आप रिप्लेस करते हो, ठीक है, तो आपको आंसर मिलेगा I इज इक्वल्स टू 3.7 एम्पियर। कितना मिलेगा, I इज इक्वल्स टू 3.7 एम्पियर। बच्चों मैं आपको एक और चीज बोलना चाहता हूँ, अगर ये RR है और RR की जगह पर ऐसा 2R रिपीट हुआ है तो भी आप कर सकते हो। सिर्फ मतलब कि जो रिपीट हो रहा है पहले एक यूनिट लिख दो, फिर जो रिपीट हो रहा है जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिख दो, बाद में x कर देना। अभी 3.22 फिगर 3.33 दिख रही है आपको, shows a potentiometer with a cell of 2 वोल्ट। दिख रहा है आपको, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक टोटल पोटेंशियल होगा 2 वोल्ट। मतलब सभी जगह पर नहीं होगा, जैसे कि इन पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम, maintaining a potential drop across resistor wire AB. A standard cell which maintains a constant EMF of 1.02 ohm, ये है volt 1.0 for very moderate current up to few milliampere, gives a balance point at 67.3 ohm, 67.3 centimeter। तो L1 is equals to 67.3 centimeter दिया गया है। To ensure very low current drawn from the standard cell, a very large resistance of 600 kilo ohm is put in series। क्योंकि अगर बैलेंस पॉइंट से बहुत कम डिस्टेंस पे होगा तो बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगा, इसीलिए हमने 600 किलो ओम का रेजिस्टर सीरीज में लगाया। ओके, पुट इन सीरीज विच शॉर्टेड क्लोज टू द बैलेंस पॉइंट। बैलेंस पॉइंट के बाद अगर इसको शॉर्ट कर देंगे तो चलेगा, बाद में इसको कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको सिर्फ हमें सेफ्टी के लिए लगाया है। The standard cell is then replaced by the cell of unknown EMF। अच्छा, तो मतलब कि पहला EMF है वो पहला जो है वो कितना था 1.02 वोल्ट। ठीक है, और दूसरा है एप्सिलॉन 2 जो हमें पता नहीं। The balance point is found similarly turns out to be 82.3 centimeter। So what is the new length, 82.3 centimeter। What is the value of epsilon, पहला। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, जैसा कि हमने एक बार पहले भी देखा था, epsilon1/epsilon2 इज इक्वल्स टू L1/L2। वेरी सिंपल। दूसरा, what is the purpose does high resistance of 600 kilo ohm have? Okay, to control current, to control current, करंट को कंट्रोल करने के लिए उसको लगाया जाता है। कब, जब बैलेंस पॉइंट से बहुत दूर हम हो तब। सी, इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय हाई रेजिस्टेंस? नो, इससे कोई अफेक्ट नहीं करते। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो तो शॉर्ट किया जाता है बाद में, इसीलिए। इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड, इज द, अच्छा देखना, ये अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है ना, ये बैलेंस पॉइंट है, ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, is the balance point affected by internal resistance of the driver cell? No,
क्योंकि वो तो हमें ईएमएफ दिखाता है कितना 2 वोल्ट, और 2 वोल्ट ये है। ठीक है, अच्छा समझ में आया आपको? ओके, वुड द मेथड वर्क इन द अबव सिचुएशन इफ द ड्राइवर सेल, अच्छा आपको बोले, आप बोले ड्राइवर सेल क्या है, तो ये है ड्राइवर सेल, हमने पहले भी बात की थी। ठीक है, ड्राइवर सेल ऑफ द पोटेंशियोमीटर हैड एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इंस्टेड ऑफ 2 वोल्ट। अच्छा नहीं वर्क करेगा, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ बैलेंस पॉइंट आ गया, इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज है, सॉरी ये मैंने ओहम लिखा ना, ये वोल्ट होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का 1.02 वोल्ट है। ठीक है, तो बैलेंस पॉइंट तभी मिल सकता है जब ये वोल्ट और ये वोल्ट सेम हो। अभी देखिए ये 1 वोल्ट के 2 वोल्ट की जगह पर अगर हम 1 वोल्ट कर दें, तो इसका मतलब हम जोकी को घुमाते घुमाते बी तक लेके आएंगे, फिर भी हमें तो कितना मिलेगा 1 वोल्ट, और ये है 1.02, तो बैलेंस पॉइंट मिलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है पार्ट कौन सा है, ई, तो नो। ओके, बिकॉज वी विल नॉट गेट, because we will not get balance point, balance point। ठीक है, अच्छा फिर F, would the circuit work well for determine the extremely small EMF say of the order of few millivolt? नहीं, क्यों? क्योंकि क्या होगा, इससे बहुत कम ईएमएफ है, तो बैलेंस पॉइंट हम हमें कहीं यहाँ पे मिल जाएगा, बहुत नजदीक मिलेगा, जो एरर क्रिएट कर सकता है। ओके, इफ नॉट हाउ वुड यू मॉडिफाई द सर्किट? हम क्या करेंगे, मतलब कि किस तरह हम सर्किट को मॉडिफाई करेंगे? ठीक है, हम वायर की लेंथ को बहुत ज्यादा ले लेंगे। ओके, वी विल इंक्रीज आर ऑफ वायर। अच्छा, अब लेंथ है, मतलब कि लेंथ किसके प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो इजीली हमेशा कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब देखिए 3.23, दो ही एग्जांपल बचे बच्चों। 3.34 shows potentiometer circuit for the comparison of two resistance. The balance point for the standard resistance R के लिए कितना मिला, 10 ओम है, उसके लिए लेंथ मिली 58.3 सेंटीमीटर, एंड दैट विथ द अननोन रेजिस्टेंस x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए लेंथ कितनी मिली 68.5। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, तो बच्चों सिंपल है बहुत, R अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 कर दो। L1 और L2 आपके पास है, R और X। आप बोलोगे सर ये था फॉर्मूला हमने नहीं देखा था, हमने तो एप्सिलॉन वाला देखा था, पर एप्सिलॉन इक्वल टू IR होता है और इट इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, दैट्स व्हाई। ओके, व्हाट माइट वुड यू डू इफ यू फेल टू फाइंड बैलेंस पॉइंट विद अ गिवन सेल ऑफ द ईएमएफ? अच्छा, इसकी वजह से अगर आप बैलेंस पॉइंट फाइंड करने में अगर आप फेल हो गए, तो आप क्या करोगे? हम क्या करेंगे, इसका पोटेंशियल है उसको इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, इसको इंक्रीज करेंगे, या तो इसकी लेंथ को इंक्रीज करेंगे। ठीक, ओके, नेक्स्ट 3.35 figure shows 2 volt potentiometer used for determination of the internal resistance of 1.5 volt cell। तो एप्सिलॉन हम देखेंगे 1.5 वोल्ट, ये हमने ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं इस एग्जांपल को, नहीं इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। ये द बैलेंस पॉइंट ऑफ सेल इन द ओपन सर्किट, ओपन सर्किट का मतलब ये है कि इस रेजिस्टेंस को नहीं जोड़ा गया है। तब आप पोटेंशियोमीटर का वीडियो देख चुके हैं तो पता होगा आपको, तो R इज इक्वल्स टू 9.5। ठीक है, अच्छा वो लेंथ कितनी मिली हमें 76.3 सेंटीमीटर। ठीक है, when the resistor of 9.5 is used in the external circuit, देखो यूज किया मतलब कि सर्किट अब क्लोज कर दी गई, यहाँ पर हमें एक की देनी चाहिए थी,
मतलब कि जब सर्किट को क्लोज कर दिया गया उस टाइम पर ये रेजिस्टेंस सर्किट में आ जाएगा। ओके, द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू 64.8 means what is the length? 64.8 means what? First the balance length was the 76.3. At that time this resistance was not there, but when this resistance is in the circuit, at that time length is 64.8. Determine internal resistance of the circuit. So directly we will use this formula. Small r is equals to capital R, L1 upon L2 minus 1. You have a L1, you have a L2, as well as you have a external resistance R. So easily you can find out. ठीक है बच्चों, मैं ये भूल गया कि इसमें से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है वो डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव में आए थे। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल को आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पर सारी वैल्यू आपके पास है, अगर आप रखोगे तो आपको आंसर मिलेगा नियरली 1.7 ओम। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज सॉल्यूशन कंप्लीट हुई। ठीक है, और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।